तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो बायनॉमियल थ्योरम चैप्टर का टॉपिक बायनॉमियल एक्सपेंशन है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ एडवांस के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। NCR वगैरह निकालना, फैक्टर्स निकालना, काफ़ी कुछ इसमें पिछले लेक्चर्स में सिखाया जा चुका है आपको, ठीक है ना। बायनॉमियल कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, उनकी वैल्यू, काफ़ी प्रॉपर्टीज़, NC0 NCN क्या होता है, ठीक है। तो उस पर काफ़ी बातें डन हो चुकी थी पिछले लेक्चर्स में। जिसने भी ना पढ़ा हो वो लेक्चर फर्स्ट बायनॉमियल थ्योरम का जाकर चैनल पर देख लें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर है आज बायनॉमियल एक्सपेंशन का। ये क्लास 11th वाले बच्चों के लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये बेस है JEE मेंस एडवांस वाले बच्चों के लिए भी, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायनॉमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, जर्नल टर्म कैसे निकालते हैं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब काफ़ी बातें आज डन हो जाएंगी इस लेक्चर से। तो पहली बात आती है कि बायनॉमियल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। फिर बायनॉमियल एक्सपेंशन की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहली बात आ जाती है कि हमें बायनॉमियल एक्सपेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अगर हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ना उसकी नीड क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस, ठीक है ना। हम उसकी नीड देख रहे हैं। क्यों नीड देख रहे हैं भाई, हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी बायनॉमियल एक्सपेंशन की। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि उसकी मुझे ज़रूरत क्यों है। अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी मुझे क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप लोग एक डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को पता होगा x+a का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। x+a का होल स्क्वायर निकालना है तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी बच्चा बता देगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, x² + a² + 2x होगा। क्या होगा, x+a का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + a² + 2x होगा। या किसी भी नंबर के दोनों के स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा, ठीक है ना। a + b का होल स्क्वायर हो तो a² + b² + 2ab होता है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला हमें याद होता है, ठीक है ना। इसका एक्सपेंशन एक तरह से बोल सकते हैं, हमें याद होता है, ठीक है ना। अगर a + b के होल स्क्वायर का हम एक्सपेंशन बोलें, थोड़े से मॉडर्न टर्म में, थोड़े से अच्छे टर्म में बात करें तो अब इसी तरीके से x+a के होल क्यूब का फॉर्मूला भी याद होता है हमें। x+a के होल क्यूब का फॉर्मूला हमें याद होता ही है। क्यों याद होता है, वो भी याद इस तरीके से होता है क्योंकि क्या होता है पता है, x+a का होल क्यूब क्या होगा पता है, x³ + a³ + 3 x² a + 3 ax², ठीक है ना भाई। अगर हम x+a का होल क्यूब खोलेंगे तो क्या होगा, x³ + a³ + 3 x² a + 3 xa², ये होगी वैल्यू ना, यही वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से a + b का होल क्यूब भी याद करेंगे तो क्या होगा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², यही होगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो फॉर्मूले हम लोगों को याद होते हैं, यहाँ तक तो मस्ट है लर्न करना भी। लेकिन अगर हम इसके बाद की बात करें, जैसे कि x + a की पावर 7 है, ये हम थोड़ी छोटे टर्म में बात कर लें, x + a की पावर 4 भी लिखा है या x + a की पावर 5 लिखा है, तो क्या हमें इसका फॉर्मूला याद होता है? क्या किसी भी बुक्स में इसका फॉर्मूला लिखा जाता है 6, 7, 8, 9 तक में? नहीं लिखा जाता, 10 तक भी ऑलमोस्ट। ये आपसे कहीं भी ऐसा मतलब लिख के आ जाए कि इसको सॉल्व करिए, x + a की पावर 5 हो या a + b की होल पावर 5 हो या a + b की होल पावर 4 हो, ऐसा कहीं नहीं होता, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इसका एक्सपेंशन नहीं होगा, कि इसका फॉर्मूला नहीं हो सकता है। तो हम इन जनरल टर्म में उसको लर्न नहीं कर सकते। तो उसको मुझे सॉल्व करने के लिए, यानी उसका मुझे फॉर्मूला निकालने के लिए, जैसे a + b का होल क्यूब था, उसी तरीके से a + b की पावर 7 है, a + b की पावर 5 है या a + b की पावर अप टू n है, ठीक है, या x + a की पावर अप टू n है। तो इसको मुझे इसका एक्सपेंशन निकालने के लिए, यानी इसके मुझे टर्म्स निकालने के लिए क्या क्या आएंगे, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है बायनॉमियल एक्सपेंशन, ठीक। तो आपको नीड समझ में आ गई। अगर अब यही फॉर्मूला x + a का होल स्क्वायर है, अगर अभी मैं सीखूंगा बायनॉमियल थ्योरम
और आपको पढ़ा रहा हूँ मैं बायनोमियल थ्योरम, आप सीखेंगे इसको, और अगर आप उसी बायनोमियल का एक्सपेंशन करेंगे, उसी बायनोमियल थ्योरम की मदद से x प्लस ए की होल स्क्वायर को निकालेंगे, तो फॉर्मूला आपका यही आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो इन जनरल टर्म हम क्यूब तक याद करते हैं, और उसके आगे के जितने भी हैं, उसके फॉरवर्ड जितने भी अप टू n पावर तक होते हैं, उसको हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन की मदद से सॉल्व करते हैं। तो समझ में आया कि हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पावर के फॉर्मूले निकालना चाहें तो हम लर्न नहीं कर सकते, वो हम किसकी मदद से निकालते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन की तरफ मदद से निकालते हैं, जो कि बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जो भी n होगा, जो भी पावर n की निकालेंगे, जो भी पावर n की निकालेंगे वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। गिवन यहाँ पे होता है कि n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई भी n जो है वो बिलोंग्स किससे करेगा, पॉजिटिव इंटीजर से, यानी n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो हम आपको बायनोमियल एक्सपेंशन करना आप सिखाते हैं। जैसे कि पहली बात कर रहे हैं x प्लस ए की पावर n है, इसका हमें बायनोमियल एक्सपेंशन करना है। ठीक है, तो अब बड़ा ज़रा सा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला आता है इसमें NC0 x की पावर n, NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 a क्यूब एंड अप टू सो ऑन NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये चलता जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन होता है जैसे x प्लस ए की पावर n है, तो सबसे पहला टर्म आता है बायनोमियल कोफिशिएंट NC0 x की पावर n। ठीक, तो ये NC0 यानी यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक सॉल्व होती है, 0 से लेके n तक। तो यहाँ पे r की वैल्यू पहले 0, तो NC0 x की पावर n। ठीक है, और जो x की पावर n है यहाँ पे a भी चलेगा, तो पहले जो a की पावर है, जो a की पावर है वो r होती है, a की पावर r, और x की पावर हमेशा n माइनस r लेते हैं। x की पावर जो भी लेंगे वो n माइनस r और a की पावर r। तो देखिए x की पावर n माइनस r समय 0, तो x की पावर n, और a की पावर में r होगी तो r की पावर भी 0, तो a की पावर 0 कितना हो जाता है 1, तो यहाँ पे वो टर्म नहीं आया। फिर NC1 x की पावर n माइनस 1 क्योंकि n माइनस r a की पावर r, तो a की पावर आ गई, प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। फिर NCR लिया तो x की पावर n माइनस r a की पावर r आ गई। फिर चलते चलते कहाँ तक आगे जाएगा, एंड सो ऑन। इतना समझ में आ गया होगा तो जाएगी एंड अप टू सो ऑन n माइनस 1 x की पावर एज इट इज़ a की पावर n माइनस 1, जो r होगा वही a की पावर r होगा, और x की पावर n माइनस r, तो n माइनस r करेंगे तो n से n कैंसिल, प्लस 1 प्लस NCN a की पावर n, NCN में a की पावर n हो जाएगी। ठीक, तो पावर ऑफ x क्या लेते हैं, डिफरेंस ऑफ n माइनस r। जो पावर ऑफ x होती है वो किसका डिफरेंस होती है, n माइनस r का। पावर ऑफ a इज़ इक्वल टू r, जो पावर a की होती है वो इज़ इक्वल टू r होती है। ठीक है, जो पावर a की होती है वो इज़ इक्वल टू r होती है। ठीक, अब इस बायनोमियल एक्सपेंशन में जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे, यानी टोटल n+1 टर्म्स होंगे। बायनोमियल एक्सपेंशन में जितने टर्म्स आते हैं वो टोटल n+1 टर्म्स होते हैं। ठीक, टोटल कितने टर्म्स होते हैं, किसी भी अगर बायनोमियल एक्सपेंशन पावर n तक है तो उसके एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, एक ज़्यादा आता है, n+1 टर्म्स। ठीक, अब हमें बताना है कि अगर आपको थर्ड टर्म निकालना है, T3 निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, तो वो कितना होगा, NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। ठीक है ना, कितना होगा, NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 होगा। x प्लस a की होल पावर n है, और ये कोफिशिएंट कहाँ तक जाते हैं, इनके टर्म्स कहाँ तक जाते हैं, वो n+1 तक जाते हैं। अगर किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन में टर्म्स निकालें x प्लस a की पावर n तक, तो कहाँ तक जाते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5
एंड सो ऑन अप टू Tn प्लस Tn प्लस 1। तो T3 की वैल्यू निकालिए, T3 की वैल्यू। तो थर्ड टर्म कितना निकाला, NC2 x की पावर n-2 a की पावर 2। ठीक है, तो NC2 a की पावर 2 या x की पावर n-2 भी आ जाती है। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, यहाँ तक आ गई। ठीक, तो अब बायनोमियल कोफिशिएंट निकालेंगे थर्ड टर्म का। तो बायनोमियल कोफिशिएंट थर्ड टर्म के लिए क्या होता है, NC2 होता है। इसी तरीके से अगर हम बायनोमियल कोफिशिएंट पाँचवें टर्म का निकालें, बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म, तो क्या होगा, वो NC4 होगा। यानी जो भी बायनोमियल कोफिशिएंट जिस टर्म का होगा वो कितना होगा, थर्ड टर्म का, तो फिर NC2 है। फिफ्थ टर्म का बायनोमियल कोफिशिएंट NC4 होगा। ठीक है ना, क्योंकि टर्म जो जाते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, n+1 तक जाते हैं। टर्म जो जाते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, अप टू n+1 तक जाते हैं। अच्छा, अब जो भी बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स लिए जाते हैं वो इक्विडिस्टेंट होते हैं। बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड्स आर इक्वल। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। आई होप काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक बार मैं इसको शॉर्टकट फटाफट आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि बायनोमियल एक्सपेंशन का रूल क्या है, ऐसे फॉर्मूले जो कि जिसकी पावर क्यूब से ज़्यादा है, यानी जैसे कि फॉर्मूले हम लर्न नहीं कर सकते, तो उसको विदाउट लर्निंग एक नया कॉन्सेप्ट आया, बायनोमियल थ्योरम, जिसकी मदद से हम किसी भी मतलब जैसे a+b का है, x+y है, या उससे भी ज़्यादा टर्म्स के पावर के फॉर्मूले को बनाना है तो हम उस बायनोमियल एक्सपेंशन की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, अगर बायनोमियल एक्सपेंशन n तक की पावर की है तो उसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे, n+1 होंगे। ठीक, और अगर हमें बायनोमियल कोफिशिएंट निकालना है जैसे T5 का, T4 का, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, थर्ड टर्म का तो NC2 होगा। ठीक है, यानी कौन सा टर्म, वो टर्म तो थर्ड हुआ लेकिन जो कोफिशिएंट आया वो तो उधर से 2 पे ही आएगा ना, NC2 पे। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा बात। ठीक है, थोड़ी सी आगे बात है। इन ईच टर्म ऑफ एक्सपेंशन सम ऑफ पावर्स ऑफ x एंड a इज इक्वल टू m। ठीक है ना, ईच टर्म्स में, यानी कोई भी हम एक टर्म की बात करें, अगर हम कोई भी एक टर्म्स की बात कराऊँ, ठीक है, मैं किसी भी एक टर्म की बात करूँगा आपसे, मैं किसी भी एक टर्म की बात कर लूँ किसमें, एक्सपेंशन में, तो जो सम ऑफ पावर्स होगी, यानी जो सम ऑफ पावर्स होंगी, किसकी पावर्स होंगी, x और a की पावर होंगी, वो हमेशा किसके इक्वल होंगी, n के इक्वल होंगी। आप किसी भी टर्म को मेरे सामने रख दीजिए, मैं तुरंत बता दूंगा कि उसके जो भी पावर है वो n के इक्वल होंगी। मेरे सामने लिखा हुआ है T3, अगर आप इसकी पावर देखेंगे तो देखिए x की पावर n-2, a की पावर 2, अगर हम इनका समेशन करें तो कितनी आ जाएगी, n पावर आ जाएगी। तो वही कहा गया कि इन ईच टर्म ऑफ एक्सपेंशन सम ऑफ पावर्स ऑफ x एंड a इज इक्वल टू n के होती है। ओके, तो आई होप आपको बहुत बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो ये एकदम बेस है बायनोमियल एक्सपेंशन का, जो कि हम धीरे धीरे आपको एकदम परफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब एक एक्सपेंशन और देख लेते हैं, ज़रा एक एक्सपेंशन और देख लेते हैं। ठीक है, तो एक एक्सपेंशन मैं देख रहा हूँ, एक्सपेंड x प्लस a की पावर 5, एक्सपेंड x प्लस a की पावर 5। तो इसको करेंगे, पहला काम होता है NC0 होता है, तो देखिए NC0 यानी 5C0, x की पावर n होता है तो x की पावर n हो गया, प्लस NC2 तो NC1 तो 5C1, x की पावर n-1 तो n में एक पावर कम कर दोगे x की, फिर a की पावर r, जो r की पावर है वो a की पावर हो गई। ठीक, प्लस NC2 x की पावर n-2, a की पावर 2 होती है तो 5C2 x³ a²। फिर आगे बढ़ेंगे तो NC3 यानी 5C3 x की पावर n-3, a की पावर 3 होगी तो 5C3 x की पावर 2, a की पावर 3। फिर आगे बढ़ेंगे तो 5C4 x a की पावर 4। फिर और आगे बढ़ेंगे, लास्ट टर्म यानी nवें टर्म की बात करेंगे तो x जो 5C5 यानी NCN होता है उसमें a की पावर n हो जाती तो NCN यानी 5C5 a की पावर 5। तो ये आपका एक्सपेंशन हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना लेक्चर फर्स्ट में सिखाया है। किसको सॉल्व करेंगे, बायनोमियल कोफिशिएंट को सॉल्व करेंगे। NCR फॉर्मूला कैसे सॉल्व होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n-r। ठीक है ना,
इसको आप सॉल्व करेंगे और इसको अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो इन बायनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू आती जाएंगी, इन बायनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू आती जाएंगी। तो अगर आप बायनोमियल कोफिशिएंट इंटू एक्स की पावर्स का मल्टीप्लाई ए की पावर्स का मल्टीप्लाई करते जाएंगे उनमें, तो आपका एक तरीके से एक्स प्लस ए की पावर 5 का एक्सपेंशन आ गया कि कितना एक्सपैंड हो सकता है ये। ठीक है, अगर आपको प्रूव करके चेक करना है तो आप एक्स प्लस ए की होल स्क्वायर को अगर आप इसी बायनोमियल एक्सपेंशन से करेंगे तो आप जो फॉर्मूला लर्न करते हैं वही फार्मूला आफ्टर सॉल्विंग आके आ जाता है। एक तो आपको पता चल गया होगा कि बायनोमियल थ्योरम की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आपको बहुत बात क्लियर हुई होगी। ठीक है ना, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 3/√x की होल पावर 5 दी हुई है, तो इसमें एक्स स्क्वायर को अगर हम लेट कर लें x, 3/√x को लेट कर लें a, तो इसकी होल पावर 5 को हम लेट कर लें कोई n। क्या लेट कर लें? कोई n लेट कर लें। तो आप बताइएगा कि इसका एक्सपेंशन आप कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं इसको करके सिखा रहा हूँ। तो पहला क्या होगा, NC0 यानी 5C0। ठीक है ना, ठीक है। x की पावर n-r, तो x की पावर n-r यानी 5 - 0 5 हो जाएगी। तो हम जो लेट करके चले तो हम वही वैल्यू रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर की होल पावर 5 हो जाएगी। फिर अगला देखिए 5C1 एक्स की स्क्वायर की होल पावर 4 3/√x हो जाएगा। फिर प्लस 5C2 एक्स स्क्वायर की होल पावर क्यूब 3/√x का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 5C3 एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 3/√x की होल पावर क्यूब प्लस 5C4 एक्स स्क्वायर 3/√x की होल पावर 4 प्लस 5C5 3/√x की होल पावर 5 हो जाएगी। ठीक, अभी बायनोमियल एक्सपेंशन आपको करके सिखाया है कि वर्ड से, तो आप कर सकते हैं इसका बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब इन्हीं बायनोमियल एक्सपेंशन को फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r को सॉल्व करेंगे। अब इनको आफ्टर सॉल्विंग को बायनोमियल कोफिशिएंट्स जो वैल्यू आई हैं, तो इसकी वैल्यू तो आप सीधे जानते हैं, NC0 1 होता है। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? x की पावर 10 हो जाएगी। ठीक है ना, NC1 कितना होता है? n होता है, तो 5 होगा, जो मतलब डायरेक्टली नॉन वैल्यू में बता रहा हूँ। फिर इसको सॉल्व करेंगे x की पावर 8, इसको सॉल्व करेंगे √x 3/√x प्लस इसको सॉल्व करेंगे 10x की पावर 6 9/x। इसको सॉल्व किया तो 10x की पावर 4 27/x की पावर 3/2 प्लस 5x स्क्वायर डॉट 81/x स्क्वायर आ गई। प्लस जो लास्ट टर्म आया वो 1 आया, हो गई NCN भी 1 होता है ना, तो 3/√x की होल पावर 5 यानी 3 की पावर 5 किया तो 243, इसकी पावर सॉल्व किया तो 5/2 आ गई। ठीक, तो आपने सॉल्व करा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करा गया वैल्यू, तो ये आ गई x की पावर 10 15 x की पावर 15/2 प्लस 90 x की पावर 5 प्लस 270 x की पावर 5/2 प्लस 405 प्लस 243 x की पावर -5/2। ठीक, तो ये टर्म्स आ गए। अब बताइए अगर 5 टर्म, n में कितने टर्म्स थे? 5 टर्म थे। n में कितने टर्म्स थे? टोटल टर्म्स n में कितने थे? 5 थे। नहीं सॉरी, पावर कितनी थी? तो टोटल पावर n की कितनी थी? 5 थी। तो टोटल टर्म्स कितने आएंगे? वो एक ज़्यादा आता है। टोटल टर्म्स कितने आते हैं? n+1 आते हैं। तो इसके टर्म्स ऑलरेडी 6 हो जाएंगे, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ही सबको क्लियर कर रखा है। तो अगर आप टर्म गिन भी लेते हैं तो 6 टर्म आएंगे। देख लीजिए, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये 5वां टर्म और ये 6वां टर्म, यानी ये 6th टर्म आ गया। ठीक, अगर अब आपसे इसी में क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे इसी क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है कि क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जेईई मेंस में भी ऑप्शन दे सकते हैं कि भैया इसका जो एक्सपेंशन आपने किया x स्क्वायर प्लस 3/√x की होल पावर 5 का एक्सपेंशन आपने किया, इसमें आप ये बताइए कौन सा टर्म जो आया, यानी टर्म कंटेनिंग x की पावर 5/2। ठीक है, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द टर्म कंटेनिंग x की पावर 5/2। हमें ऐसा टर्म बताओ जो क्या कंटेन कर रहा हो, x की पावर 5/2 कंटेन कर रहा हो। जो क्या कंटेन कर रहा हो? x की पावर 5/2 कंटेन कर रहा हो, यानी x की पावर 5/2 कंटेन कर रहा हो। मुझे ऐसा टर्म बताइए। तो अब आप इसी में चेक करेंगे
एक्स की पावर 5/2 कौन सा टर्म कंटेन कर रहा है, 4th टर्म कंटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या लिख देंगे, T4 इज द टर्म विच कंटेन एक्स की पावर 5/2, उसकी वैल्यू कितनी है 270.x की पावर 5/2। और अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि भैया कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5/2 बता दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5/2 बता दीजिए, तो कितना हो जाएगी वैल्यू, 270 वैल्यू हो जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 270। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको बायनॉमियल एक्सपेंशन करना समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है एक्सपैंड 1 प्लस एक्स की होल पावर 4 है, एक्सपैंड 1 प्लस एक्स की होल पावर 4 है, ठीक है। तो अब नया क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स की पावर 4 करना, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि 1 को हम एक्स सिलेक्ट करेंगे, 4 को हम 1 को हम एक्स सिलेक्ट करेंगे, एक्स को हम ए लेट कर ले रहे हैं और 4 को हम एन माने ले रहे हैं। तो उसी तरीके का एक्सपेंशन बनेगा, एक्स प्लस ए की होल पावर एन का एक्सपेंशन कुछ ये बन जाएगा, एक्स प्लस ए की होल पावर एन का एक्सपेंशन ये कुछ बन जाएगा। तो आप सॉल्व फटाफट कर सकते हैं इसको। देखिए NC0 एक्स की पावर n माइनस आर, ए की पावर आर, तो वही हो जाएगा C4C0। यहाँ पे x1 है तो 1 की पावर 4, x कुछ है नहीं तो मतलब 0 पावर है तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आप सॉल्व करते जाइए तो क्या आ जाएगा 4C1 1 की पावर 3, फिर x फिर प्लस 4C2 1 की पावर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4C3 1x³ प्लस 4C4 x की पावर 4, ठीक है ना। तो अब ये कितना आ जाएगा 4C0 सॉल्व करेंगे, 4C0 प्लस 4C1 x प्लस 4C2 x² प्लस 4C3 x³ प्लस 4C4 x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसको आप सॉल्व कर लेना, आप तो अब सीख ही गई हैं, ठीक है ना। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर 4C0 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 4C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4C3 की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड 4C4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका ये एक्सपेंशन सॉल्व हो जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर 4 का, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन में कह दिया गया कि एक्सपैंड, ठीक है ना, एक्सपैंड एक्स की पावर 1/3 माइनस 5 अपॉन x² की होल पावर 4 है। इसका एक्सपेंशन बता दिया करना है। तो इसके एक्सपेंशन को करने के लिए आप लेट करेंगे कोई x मान लेंगे x की पावर 1/3 को और a मान लेंगे किसको, -5 अपॉन x² को, क्योंकि जो भी हम बायनॉमियल एक्सपेंशन पढ़ते हैं वो हमेशा किसका पढ़ रहे हैं अभी, x प्लस a की पावर n का। किसका एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, x प्लस a की होल पावर n का एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। तो अगर हम x प्लस a की होल पावर n का एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं तो जो a की वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये जो माइनस साइन इसके साथ लेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको विद साइन लेट कर लिया की वैल्यू, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद बाकी सारा काम एज इट इज़ जैसे पिछले एक्सपेंशन करते हैं, x प्लस a की होल पावर n के, ठीक है ना। तो जैसे कि सारे एक्सपेंशन पिछले करेंगे तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या होगा 4C0 हो जाएगा x की पावर 1/3 की होल पावर 4 प्लस 4C1 x की पावर 1/3 की होल पावर 3 डॉट -5/x² प्लस 4C2 x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर डॉट -5/x² की होल स्क्वायर प्लस 4C3 x की पावर 1/3 डॉट -5 अपॉन x² की होल पावर क्यूब प्लस 4C4 -5/x² की होल पावर 4। तो एज इट इज़ आपका एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो आपको मैं समस्या बात काफ़ी क्लियर हुई होगी। अब जैसे कि हम थोड़ी सी आगे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग टॉपिक आगे कर रहे हैं जर्नल टर्म के ऊपर। इसकी बात कर रहे हैं जर्नल टर्म की। तो अगर हम बात जर्नल टर्म की कर रहे हैं, तो जर्नल टर्म निकालने का क्या तरीका होता है वो सिखाने जा रहे हैं। तो पहली तो बात वही है कि x प्लस a की होल पावर n का एक्सपेंशन करेंगे। x प्लस a की होल पावर n का एक्सपेंशन करेंगे, वो कितना होगा, तो कितना होगा NC0 x की होल पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3
एंड सो ऑन अप टू एन सी एन ए की पावर एन तक होगा उसका एक्सपेंशन। अगर उसका एक्सपेंशन यही हुआ एन सी एन ए की पावर एन तक हो गया, ठीक है। तो अब फॉर एक्सपेंशन एक्स प्लस ए की होल पावर एन है, तो उसमें अगर हमें जर्नल टर्म निकालना है, भैया, ठीक है। तो उसमें अगर मुझे जर्नल टर्म निकालना है तो उसका जो जर्नल टर्म होता है उसको हम बोलते हैं टी आर प्लस वन। उसमें हम क्या बोलते हैं, जर्नल टर्म को क्या बोलते हैं, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर होता है। तो जर्नल टर्म निकालना है, ठीक है। तो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 1 2 3 एन माइनस वन और एन तक होती है, ठीक। तो अगर कोई कहे आपसे जर्नल टर्म निकालना है तो जर्नल टर्म क्या करेंगे, टी आर प्लस वन लेंगे। जर्नल टर्म क्या लेंगे, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। ये क्या कहलाता है, जर्नल टर्म कहलाता है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन करेंगे जर्नल टर्म का, तो थोड़ी बात आपको काफ़ी क्लियर होगी। जैसे कि कहा गया फाइंड फिफ्थ टर्म, जैसे आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा फाइंड फिफ्थ टर्म। अगर कोई कहे आपसे कि हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ एक्स प्लस ए की होल पावर 10 का, हमें पाँचवां टर्म निकालना है एक्स प्लस ए की होल पावर 10 का। तो आप जानते होंगे कि एन की वैल्यू यहाँ 10 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल, ए की वैल्यू ए के इक्वल, ठीक। तो हमें सीधे फॉर्मूला पता है जर्नल टर्म का क्या होता है। तो फर्स्टली टॉकिंग फॉर जर्नल टर्म टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। तो अगर हम टी आर प्लस वन लेंगे तो पहले हम अब टी आर प्लस वन के बारे में निकालना है, एक जर्नल टर्म निकालना है। तो कितना होगा, 10 सी आर एक्स की पावर 10 माइनस आर और ए की पावर आर होगा, ठीक। और अगर मुझे पाँचवा टर्म निकालना है तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। अगर आर की वैल्यू 4 रखेंगे तो बताइए आर प्लस वन हो के फिफ्थ आ जाएगा, ये फिफ्थ टर्म ही तो आएगा। तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे पुट क्या करेंगे, आर की वैल्यू 4 रखने पे टी 5 हो जाएगा। और आर की वैल्यू अगर आपने 4 रखी, अगर आपने आर की वैल्यू 4 रखी तो टी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 सी 4 एक्स की पावर 10 माइनस 4 ए की पावर 4, और ये फिफ्थ टर्म आपका आ जाएगा 10 सी 4 एक्स की पावर 6 ए की पावर 4 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका फिफ्थ टर्म आ जाएगा। आप ये 10 सी 4 की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका फिफ्थ टर्म आ जाएगा। तो ये जर्नल टर्म की मदद से हम टर्म निकाल सकते हैं, कौन सा भी टर्म निकालना हो इस एक्सपेंशन में। अब जैसे मुझे यहाँ पाँचवा टर्म निकालना था, इसी में 8वां टर्म निकालना होता, 8th टर्म निकालना होता, तो हमारे की वैल्यू 7 रख, ठीक। आई होप क्लियर हो जाओ। फाइंड सेवन टर्म ऑफ एक्स की एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन रूट एक्स की होल पावर 15। इसको हमने एक्स लेट किया, इसको हमने लेट किया, 15 को हमने एन माना। अब यहाँ पे देखिए इस एक्सपेंशन में मुझे क्या चाहिए, 7th टर्म चाहिए, जबकि एक्सपेंशन कहाँ तक जा रहा है, 15 टर्म तक जा रहा है, ठीक। तो अब बताइए, पहले जर्नल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। तो अब टी आर प्लस वन है तो 15 सी आर एक्स स्क्वायर 15 माइनस आर ए की पावर में 3 अपॉन रूट एक्स की पावर आर। जब हमें चाहिए क्या, 7 टर्म, तो हम आर की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। आर की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। तो टी की वैल्यू 7, टी 7 टर्म इज इक्वल 15 सी 6 एक्स स्क्वायर 15 माइनस 6 3 अपॉन रूट 6 3 अपॉन रूट एक्स की होल पावर 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, 15 सी 6 एक्स स्क्वायर की होल पावर 9 3 की पावर 6 अपॉन एक्स क्यूब, तो कितना आ जाएगा, 15 सी 6 3 की पावर 6 एक्स की पावर 15 आ जाएगा। तो आई होप बात काफ़ी क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे 15 सी 6 की, ठीक है, बायनॉमियल कोफिशिएंट का जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है NCR वाला, तो n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल माइनस आर सॉल्व करेंगे और इनकी पावर निकालेंगे। तो आपका ये 7th टर्म आपको पता चल जाएगा कि T7 टर्म यानी 7th टर्म का, ठीक है। तो हम उसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल है, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल है कि अब थोड़ा सा क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, फाइंड 9th टर्म फ्रॉम द एंड इन एक्सपेंशन ऑफ। क्योंकि अब मुझे 9th टर्म फाइंड करना है, लेकिन अब किधर से फाइंड करना है, एंड से, यानी बायनॉमियल एक्सपेंशन के एंड की तरफ से हमें 9वां टर्म फाइंड करना है, एंड की तरफ से हमें 9th टर्म फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है फाइंड 9th टर्म फ्रॉम द एंड इन एक्सपेंशन ऑफ 3 + 2 अपॉन रूट 5 की होल पावर 25।
मतलब कोई एक्सपेंशन ऐसा है 3+2/√5 की होल पावर कितनी है 25। यानी कोई एक्सपेंशन है जिसकी पावर 25 है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 26 होंगे। ठीक, अगर वैल्यू n की 25 है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 26 होंगे। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर 26 होंगे तो वो इस प्रकार होंगे T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 एंड T26। भैया अगर n की वैल्यू 25 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 26 होंगे और मैंने सारे टर्म गिना दिए, T1 से लेकर T26 तक टर्म आएंगे। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना था? ठीक है, आपको फाइंड करना था 9th टर्म फ्रॉम दी एंड। तो अगर मुझे 9वां टर्म एंड से फाइंड करना है तो हम T26 से बैकवर्ड काउंटिंग करके गिने, ठीक है ना। टर्म एंड से क्या होगा 26 से गिनेंगे तो एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, फिर चौथा टर्म, फिर पांचवा टर्म, फिर छठवां टर्म और फिर सातवां टर्म। सातवां टर्म आते आते T20 आ जाएगा, सातवें टर्म आते आते T20 आ जाएगा, है ना। फिर आठवां टर्म के आते आते T19 आ जाएगा और जो 9वां टर्म आएगा यानी 9th टर्म आएगा वो किस पर आएगा T18 पे आएगा। तो हमें कितना टर्म फाइंड करना होगा? हमें T18 फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो हमें अगर 9th टर्म फ्रॉम एंड कहा गया तो कितना टर्म फाइंड करना था T18 फाइंड करना था, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना होगा अब? फाइंड T18 फाइंड करना होगा। मैं क्या फाइंड करना होगा? T18 फाइंड करना होगा। समझ में आया क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई? तो अब अगर T18 टर्म फाइंड करना है तो हम लोग TR+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस x माइनस r a की पावर r। तो TR+1 इज इक्वल टू NCR में 25CR x की पावर मतलब 25 माइनस r a की पावर में 2/√5 की पावर r हो जाएगी। अब हमें अगर 18वां टर्म फाइंड करना है, अगर हम मुझे इससे 18वां टर्म फाइंड करना है तो हम r की वैल्यू क्या रखेंगे? r की वैल्यू हम 17 रख देंगे, तभी तो T18 टर्म आएगा। तो T18 इज इक्वल टू 25CR। r कितना है? r तो 17 ही है। ठीक, 3 की पावर 25 माइनस 17 2/√5 की होल पावर 17 हो जाएगी। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइंड 9 टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 3+2/√5 की होल पावर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात, आई होप काफ़ी क्लियर हुई होगी। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे फाइंड कोफिशिएंट ऑफ। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं फाइंड। ठीक है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन एक्सपेंशन ऑफ x² + 5/x का होल पावर 12 है। इसमें हमें किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है? x की पावर n का। हमें इसमें किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है? x की पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए बात काफ़ी क्लियर हो रही होगी आपको। ठीक है, कोफिशिएंट हमें x की पावर n का फाइंड करना है इस एक्सपेंशन में। तो अगर मुझे इसका एक्सपेंशन फाइंड करना है और कोफिशिएंट x की पावर 9 फाइंड करनी है, ठीक है, तो आप पूरा सॉल्व करेंगे। अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 12 टर्म तक जाएंगे। ठीक, 12 मतलब 13 टर्म तक जाएंगे क्योंकि n की पावर 12 है तो टर्म टोटल 13 आएंगे। अगर हम 13 टर्म को सॉल्व करेंगे तो 13 टर्म को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसमें सबकी पावर सॉल्व करेंगे, फिर उसमें चेक करेंगे कि x की पावर 9 उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में आपको करके दिखाया था जब छोटे एक्सपेंशन थे। ठीक है, उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है जो बोर्ड का भी पेपर हो वो भी छूट जाए, और कॉम्पिटिशन लेवल में तो आप कर ही नहीं सकते इस तरह के क्वेश्चन फिर, क्योंकि अगर आप सबको 13 टर्म तक सॉल्व करेंगे तो आप 10 to 15 मिनट्स तो चले ही जाएंगे सॉल्विंग में। ठीक है ना, तो हमें ये नहीं करना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व किस प्रकार से करना है, हमें पूरा एक्सपेंशन नहीं करने 13 टर्म तक, हमें डायरेक्टली जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है TR+1 का। तो क्या लगेगा? TR+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r होता ही है। तो TR+1 इज इक्वल टू 12CR x की जगह पे क्या x², इसकी पावर क्या है 12 माइनस r यानी n माइनस r, a की जगह क्या है 5/x की पावर r कर दिया। ठीक है, अब TR+1 12CR x की यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करी 24 माइनस 2r आई, इसकी सॉल्व करी 5 की पावर r अपॉन में x की पावर r आ गई। ठीक है, अब TR+1 इसको और सॉल्व करिए तो 12CR
5 की पावर r ऊपर ही रहेगी, 12 x की पावर 24 माइनस 3r हो जाएगी, क्योंकि x की पावर ऊपर आएगी तो कितनी हो जाएगी, अगर ये x ऊपर आएगा तो x की पावर माइनस r हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो x की पावर 24 माइनस 3r हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपको आता ही होगा इतना वरना। ठीक, अब r की वैल्यू होती कहाँ से कहाँ तक है, r की वैल्यू होती कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 12 तक होगी, अगर n की वैल्यू 12 है तो। और मुझे चाहिए कौन सा टर्म, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म। ठीक है, इसके एक्सपेंशन में वो वैल्यू चाह रहे हैं, नहीं वो कोफिशिएंट चाह रहे हैं जिसमें x की पावर 9 कंटेन करे। ठीक है, जिसमें x की पावर 9 हो वो कोफिशिएंट चाह रहा हूँ मैं। ठीक, तो हम चाहते क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि व्हाट वी आर नीड। ठीक, जो हमारी नीड क्या है, तो व्हाट वी वांट, तो वी वांट टर्म कंटेनिंग x की पावर 9, तो वी वांट टर्म कंटेनिंग x की पावर 9। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं ऐसा टर्म जिसमें x की पावर 9 कंटेन हो। तो अगर हम x की पावर 9 कंटेन करना चाहते हैं तो हम जो x की पावर है वो हम कितनी चाहते हैं, 9 चाहते हैं, नहीं हम x की पावर 9 चाहते हैं, तो हम किसके इक्वल कर दें उस पावर को, 9 के इक्वल कर दें। सिंपली क्या कर दें, 9 के इक्वल ही कर दें। तो 24 माइनस 3r इज इक्वल टू 9 कर दें, 24 माइनस 3r इज इक्वल टू 9 कर दें। आफ्टर सॉल्विंग 3r इज इक्वल टू 15 एंड r इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, r इज इक्वल टू 5 हो जाएगा ना। अब अगर हमें यहाँ से r 5 मिल गया तो मुझे ये पता चल गया कि अगर 5 मिला है, अगर r 5 मिला है तो r को ही 5 रखने में, r को ही 5 रखने में जो टर्म आएगा वो ही होगा कोफिशिएंट टर्म कंटेनिंग x की पावर 9, यानी टर्म कंटेनिंग x की पावर 9 का जो कोफिशिएंट होगा वो यही होगा 12c5 एंड दिस 5 की पावर 5 होगा। ठीक है, और ये टर्म कौन सा होगा, ये 6 टर्म होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 लिखना है तो उसमें x की पावर 9 नहीं होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट लिखना है। तो क्या होगा 12c5.5 की पावर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इस तरह के क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन लेवल में भी आते हैं। ठीक है, अब थोड़े से इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है ना, अब इससे थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन 2x स्क्वायर माइनस 3/√x की पावर 10 है। ठीक, तो हमें वो कोफिशिएंट किसका चाहिए, मुझे कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 11 का, किसके एक्सपेंशन में, 2x स्क्वायर माइनस 3/√x की होल पावर 10 के एक्सपेंशन में। ठीक, तो वही टर्म लगाएंगे हम लोग, सॉल्व करते नहीं है, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, TR+1 कितना होता है, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r प्लस 1 इज इक्वल टू 10CR हो जाएगा NCR में, और x यहाँ पे ये है तो x की पावर में n माइनस r हो जाएगा। ठीक है, a की पावर r, a की लिख दिया विद साइन माइनस 3/√x की पावर r। ठीक है, तो ये होगा 10CR.2, इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 10 माइनस r, x की पावर 20 माइनस 2r हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, x की पावर में सॉल्व करेंगे तो x की पावर r/2 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे -1 की पावर r हो गई और 3 की पावर r हो गई। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करिए तो TR+1 इज इक्वल टू, सॉल्व करा 10CR, 2 की पावर 10 माइनस r, -1 की पावर r, 3 की पावर r, और x की पावर एक तरफ कर लिए तो 20 माइनस 5r/2 x की पावर हो गई। ठीक है ना। अब r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो r की वैल्यू होगी कहाँ से कहाँ तक, r की वैल्यू होगी 0 से लेकर 10 तक। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो r की वैल्यू होगी 0 से लेकर 10 तक। और मुझे चाहिए क्या, फिर वही बात है, मुझे चाहिए क्या, वी वांट x की पावर 11, तो हमें क्या चाहिए, x की पावर 11 चाहिए। तो अगर मुझे x की पावर 11 चाहिए तो हम जो x की कोफिशिएंट की वैल्यू है वो हम किसके सिंपली इक्वल कर देंगे, 11 के इक्वल कर देंगे। तो हम किसको इक्वल करेंगे, x की पावर की जो भी वैल्यू है वो x की पावर 11 के इक्वल करेंगे, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल कर देंगे डायरेक्टली। तो 20 माइनस 5r/2, 20 माइनस 5r/2 और 20 माइनस 5r/2 इज इक्वल टू 11 करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/5। देख लीजिए थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल क्वेश्चन है, जेई मेंस वगैरह में आ सकता है। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन जेई मेंस वगैरह में आते हैं। ठीक है, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते कि डायरेक्ट आपने सॉल्व करा, जर्नल टर्म निकाला, एक्सपेंशन निकाला।
इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े से थिंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा उसके लिए थिंक करिए, कॉन्सेप्ट यूज़ करिए, ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एडवांस वगैरह, मेंस वगैरह में एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। एक तो आर की वैल्यू हम लोगों ने ये देखी कि क्या आ गई, 18/5 आ गई। तो आर की वैल्यू 18/5 तो संभव नहीं है, आर की वैल्यू 18/5 तो संभव ही नहीं है, ठीक है ना। की वैल्यू 18/5 आ गई तो मैं रिजेक्ट करेंगे इस वैल्यू को। तो अगर हमने इस वैल्यू को रिजेक्ट कर दी तो आप ये बताइए कि जब आर ही नहीं मिला है, मुझे आर ही नहीं मिल रहा है तो वो टर्म ही नहीं होगा। जब आर ही की वैल्यू नहीं आ रही, नहीं आर ही नहीं मिल रहा है तो टर्म ही नहीं होगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं नो टर्म कंटेनिंग x⁻11, ठीक है, नो टर्म कंटेनिंग x⁻11। तो आप लिखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x⁻11 का आंसर कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x⁻11 का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x⁻11 का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन IIT मेंस वगैरह में आते हैं, ठीक है। अब आपको ऑप्शन दे देंगे किसका आंसर 0 होगा, कोई टर्म दे देंगे 2-3, कुछ में बायनॉमियल कोफिशिएंट लिख देंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट 0 होगा। आई होप बात काफ़ी क्लियर हुई होगी। फिर उसके बाद आपको जैसे एक क्वेश्चन दे देते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, अगर हम बात करें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की, तो वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है कोफिशिएंट ऑफ x⁻0, जिसमें जिसकी कोफिशिएंट क्या हो, जो वो कोफिशिएंट हो जिसमें x⁻0 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, वो ऐसा टर्म है जिसमें x नहीं है, तो उसको बोलते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x⁻0। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आई होप पूरा लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। इससे आप क्लास 11th IIT मेंस तक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर था, जिससे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छी खासी मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।